अस्सलामुअलैकुम, नजम सेठी शो में खुश आमदेद। मैं हूँ सैयद आयशा नाज, मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम के आगाज़ में ज़रा बात कर लेते हैं मुल्की सियासत में जो मुख्तलिफ औकात में गूंज रही है। जैसे कहा जाता था इमरान खान हुकूमत के मुख्तलिफ वज़रा की जानिब से कि NRO मांगा जा रहा है, तो अपोजिशन पूछती थी कौन NRO मांग रहा है, आप हमें नाम बताएं। पीर को आसिफ अली ज़रदारी बादशाह में गुफ्तगू की, जिसमें उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट का नाम लिए बगैर इशारा ऐसे दिया जैसे उनके साथ बातचीत जारी है। हमने वो प्रोग्राम में भी डिस्कस किया। कुछ फार्मूले उनसे पूछे जा रहे हैं और वो ये कह रहे थे कि जिनके पास -1 फार्मूले थे वो मुझसे अब मदद मांग रहे हैं। यहाँ आज फिर एक ख़बर छपती है, सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी साहब ये ख़बर छापते हैं और एक डिफेंस सोर्स के तवस्सुत से वो ये पूछते हैं कि जो बयानात दिए गए हैं और जिससे रब्ता करने का कहा गया वो नाम बताया जाए। सीनियर डिफेंस सोर्स जिसका तस्करा अंसार अब्बासी साहब ने अपनी स्टोरी में किया है, वो ये कहते हैं कि ये सोर्स अहम ओहदे पर फाइज है और हर बार गैर ज़िम्मेदाराना बयानात से जो डील के इशारे दिए जाते हैं वो गैर ज़िम्मेदाराना है। कानून साजी या वोटिंग के लिए जो भी कॉल्स आती हैं, सियासतदानों को उनका नाम बताना चाहिए। ये ट्रेंड है कि इल्ज़ाम लगा दिया जाता है और बताया नहीं जाता कि उनसे बात कौन कर रहा है। तो पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन और साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी को चाहिए कि वो नाम बताएं। सेठी साहब, ये गैर मामूली ख़बर नहीं है कि डिफेंस सोर्स अब नाम जानना चाह रहे हैं? इससे पहले इस तरह के इल्ज़ामात पर खामोशी इख्तियार की जाती थी। आयशा, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मैं बड़ा हैरान हुआ हूँ कि ये जो डिफेंस सोर्स की तरफ से ये जवाब जो आया। देखिए, जो मेरा पहला इम्प्रेशन ये था कि क्या बात है कि इतनी ज़रूरत क्या पड़ गई इस चीज़ की। आज तक जैसे आपने कहा बहुत से इल्ज़ाम, क्या बातें चलती हैं, तबसरे होते हैं। मैंने ख़ुद ये कहा है कि फ़लाने को फ़ोन गया, फ़लाने को ये हुआ वो हुआ, और लोग ख़ुद कहते हैं हमें फ़ोन आए थे। तो ये कोई नई बात तो नहीं है। और अपने तजर्बे से मैं आपको बता सकता हूँ कि ये होता कैसे है, और फिर ये इसके ऊपर डिस्कस करते हैं कि क्या ये मुनासिब था ये जवाब देना या नहीं। पहली बात तो ये है कि जब भी इस्टेब्लिशमेंट रब्ता करना चाहती है किसी सियासतदान से, तो वो एजेंसियों के ज़रिए रब्ते होते हैं, और एजेंसियों के हर ज़िले में, हर शहर में, हर जोन में उनके अपने इंटेलिजेंस के ऑपरेटिव्स होते हैं, और बहुत बहुत बड़े बड़े इलाके में उसको कवर करने के लिए जिसे कहते हैं स्टेशन कमांडर्स होते हैं, और उनके ज़रिए पैगाम दिए जाते हैं, पैगाम लिए जाते हैं, और खुफिया तौर पे मुलाकातें की जाती हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है। IB वाले तो ऐसे नहीं हैं, वो तो ज़्यादातर मिलते भी नहीं हैं, मगर एजेंसियों वाले मिलते हैं, स्पेशली जब के हालात नासाज हों या किसी चीज़ की दरकार हो या ज़रूरत हो इस्टेब्लिशमेंट को, तो वो फिर अपना पैगाम जो है वो एजेंसियों के ज़रिए देती है सियासतदानों को। तो मैं जानता हूँ कि इसके लिए ऑफिशियल सोर्सेज तो खैर ISPR होती है, मगर वो तो इस किस्म के पैगाम वो नहीं देते। ISPR जो भी करती है वो तो ओपन एंड अबव बोर्ड करती है, वो अपने इंस्ट्रक्शंस होते हैं, उनके प्रेस रिलीज़ होते हैं, वो इस किस्म के काम नहीं करते। मगर ये एजेंसियों का तो काम ही ये है कि खुफिया तौर पे राब्ते रखने, पता करना हो क्या रहा है, और इसमें MI भी होती है और ISI भी है। तो ये कोई ऐसी छुपी हुई बात नहीं है, इसके ऊपर बहुत कुछ लिखा गया है और बहुत कुछ हमें पता भी है और होता भी रहा है। और अगर आप ये कहेंगे कि नाम ले लें, तो मेरा ख्याल है नाम लेना मुनासिब नहीं है, क्योंकि एजेंसियाँ खुफिया होती हैं, खुफिया ये कॉन्टैक्ट्स होते हैं, कॉन्फिडेंशियल ये कॉन्टैक्ट्स होते हैं, और ये टॉप सियासतदानों के साथ राब्ते चलते रहते हैं। हाल पिछले 2-3 साल से तो मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा ये हो चुके थे, बड़ी इंटरवेंशन इस किस्म की पॉलिसीज़ थी। तो अब अगर ये बयान आया है कि जी एक डिफेंस सोर्स ये कह रहा है कि जी हमें बताएं ये आपको किसने ये इस किस्म की बातें की हैं, तो इसमें अब 2 चीज़ें हो सकती है ना। एक तो ये आयशा कि वो कह रहे हैं नाम ले। अच्छा, नाम तो मैंने आज तक नहीं सुना था कि कोई कहे डिफेंस सोर्स के नाम लें। अगर नाम ले लिया तो फिर खुफिया कहाँ रहा, और जो भी नाम लिया जाएगा वो मेरा ख्याल है कोई झूठा नाम नहीं लिया जाएगा, बिकॉज़ वो हकीकत होगी, उसका आना जाना वगैरह सब रिकॉर्डेड होता है एंड सो ऑन। तो ये मैं समझता हूँ ये बड़ा डिफेंसिव किस्म का डिफेंस का सोर्स का ये बयान था, इसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी। ज़रदारी साहब बहुत सी बातें कहते हैं, मैं बहुत सी बातें कहता हूँ, तज्ज़ियाकार बहुत सी बातें कहते हैं,
नवाज शरीफ साहब ने तो बहुत बहुत नाम भी ले लिए। तो देखिए, और उस वक़्त फिर यही रिएक्शन आया था कि नाम मत लें, नाम लेने के साथ और प्रॉब्लम बन जाता है। तो इसलिए मियाँ साहब ने भी अब नाम लेने बंद कर दिए हैं, इसीलिए इसी वजह से कि नाम नहीं लेने चाहिए। तो अब ये कहा जा रहा है कि नाम लें, तो ये कोई ऐसी बात नहीं है। अब मेरे जहन में एक शक पहुँचता है, क्योंकि अब कुछ तब्दीली आ रही है एजेंसियों में और वो मदाखलत बिल्कुल करना नहीं चाह रहे। आपने देखा ये लोकल बॉडीज़ में बिल्कुल किसी किस्म की मदाखलत नहीं की उन्होंने, और यही पैगाम पाकिस्तान की आवाम को और सियासतदानों को जा रहा है कि अब हम पीछे हट गए हैं, अब हम सतून नहीं बनेंगे, अब हम न्यूट्रल होंगे। और अगर ऐसी सूरत हाल है तो फिर इसका ये मतलब है कि ये एक और भी इशारा हो सकता है कि हम तो न्यूट्रल हैं। अगर पहले किसी ने इस किस्म के काम किए तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप नाम ले लें किसने लिया या किसने नहीं लिया। मगर मैं फिर भी ये समझता हूँ कि ये अगर इशारा ये है कि अब हम न्यूट्रल हैं, ये जब नाम लिए गए थे तो उस वक़्त तो हम नहीं थे, जो इस वक्त जो लीडरशिप है खुफिया अदारों की, उस वक्त कोई और लीडरशिप थी। तो अगर नाम लेना है तो लें, किसने आपसे रब्ता किया। मगर वैसे मैं कहूँगा कि ये मुनासिब नहीं था ये जवाब देना, और इन चीज़ों को खुफिया ही रहना चाहिए। ये हमारी एक हकीकत है, और अगर आप नाम लेने शुरू कर देंगे तो फिर इदारे जो हैं वो कहाँ जाएंगे। इदारों की भी तो कुछ सैंक्टिटी होती है। अलबत्ता ये है कि इदारों को अगर कोई कॉन्टैक्ट्स सियासतदानों के साथ करने हैं तो नहीं करने चाहिए और मदाखलत नहीं करनी चाहिए। ये मेरा मोटी बात ये है। लेकिन सेठी साहब अपने तबसरों में ये फरमाते रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ये कहती है कि जब हम हैं तो क्या गम है। उन्हीं के इशारे पर पीडीएम से अलहदगी हुई ये कहा जाता है, और फिर सेनेट इलेक्शन में जो कुछ हुआ वो सबके सामने। जो जरदारी साहब की गुफ्तगू थी, फवाद चौधरी साहब का तबसरा है कि जरदारी साहब की मायूसी इससे झलकती है कि शायद उनकी डील नहीं हुई, अगर डील होने की उम्मीद होती तो वो पॉलिश लेकर पहुंच जाता है। ये फवाद चौधरी साहब के अल्फाज हैं। क्या कहीं कोई रखना पड़ गया है उस सिलसिले में मोहब्बतों के, जो कि पिछले दिनों दराज रहा? देखिए, पहले तो मेरा भी यही तबसरा था कि पीपल्स पार्टी की कोशिश है कि उनकी कोई डील हो जाए जिसके साथ उनको फ़ायदा हो जाए। इसीलिए वो पीडीएम उन्होंने छोड़ी थी, बिकॉज पीडीएम उस वक्त बड़ी एंटी एस्टैब्लिशमेंट रोल अदा कर रही थी, और मियाँ साहब बहुत अग्रेसिव हुए थे, नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब और बिलावल पीछे हट गए थे। और उस वक्त मेरा भी यही तबसरा था कि इनकी कोशिश है कि कोई अलहदा से कोई ऐसा हो जाए बात जिसके साथ इनको कुछ अहमियत मिल जाए। इसीलिए इन्होंने लॉन्ग मार्च में भी हामी नहीं भरी एंड सो ऑन। और उसमें ये एक स्पेकुलेशन थी, मगर इन्फॉर्म्ड स्पेकुलेशन जिसे कहते हैं, सोर्सेज की बेसिस के ऊपर, कि जरदारी साहब ये चाहते थे कि अगर इमरान खान को निकालना है तो बिल्कुल निकालना चाहिए, सबसे पहले तो उसको निकालना चाहिए। मगर आगे जो भी सूरत हाल होने जा रही है उसके अंदर जरदारी साहब और पीपल्स पार्टी के ऊपर एतमाद किया जाए। मगर ऐसे नहीं हुआ, और इससे मेरा ख्याल है कुछ मायूसी है कि हमें ये कहा गया था तो हमने फार्मूला, और अब आके कह रहे हैं कोई फार्मूला बताएं। फार्मूला तो हमने पहले बता दिया था, आपने वो एक्सेप्ट नहीं किया। अब आपसे आके क्या पूछते हैं, आपने तो बिगाड़ दिया सारा कुछ। अब तो और उससे मेरा ख्याल है उनको थोड़ा सा मसला ये होगा कि अब अगर कोई डील होती है तो वो फिर सारी अपोजिशन के साथ ही मिलके होगी, सिर्फ जरदारी साहब के साथ नहीं। अगर कोई डील होती है तो सारी अपोजिशन के साथ मिलकर होगी, सिर्फ आसिफ अली जरदारी साहब के साथ नहीं। तो अभी हम ये समझ सकते हैं कि कोई अपना नाम ख़राब नहीं करना चाहता और कोई काम ख़राब नहीं करना चाहता। यही मामलात इस वक्त चल रहे हैं। डील की जब बात हो रही है तो अब तस्करा बहुत अहम डील का, जो कि IMF के साथ नहीं बन पा रही। सेठी साहब, हम समझ रहे थे 22 दिसंबर को जो इजलास बुलाया गया है उसमें मिनी बजट पेश किया जाएगा और पास करवा लिया जाएगा, लेकिन कल कैबिनेट में ही ये पास नहीं हुआ बिल, और इसमें अब हुकूमत ये सोच रही है कि नई हिकमत अमली तरतीब दी जाएगी। कोरम पूरा ना होने की वजह से आज कौमी असम्बली का इजलास भी मुलतवी हो गया। दो ऐसी चीज़ें हैं जिनके पर हुकूमत फंस चुकी है बुरी तरह, और सदारती ऑर्डिनेंस के ज़रिए कोशिश की जाएगी कि मज़ीद टाइम बाय किया जाए। ये क्यों गवर्नमेंट अभी तक अप्रूव नहीं करा सकी? आपके ख्याल में कहाँ परेशानी है? देखिए, एक तो ये कि IMF ने ये कह दिया है कि प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस के ज़रिए हम ये कानून नहीं पास करना चाहेंगे, नहीं एक्सेप्टेबल हमें। उसकी वजह कि प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस 4 महीने के लिए होता है, और जब 4 महीने ख़त्म हो जाते हैं तो अगर उसको एक्सटेंड ना किया जाए तो वो ख़त्म हो जाता है, और फिर हिस्ब मामूल सिचुएशन वही वापस आ जाती है जो पुरानी सिचुएशन होती है। IMF तो एक परमानेंट कानून चाहती है आपसे, स्टेट बैंक के बारे में,
और वो कब से लगे हुए हैं आपके पीछे, 1 साल हो गया और आप नहीं मान रहे। और इसके ऊपर बड़ी ऑपोजिशन भी है। नून लीग का भी ये मौक़िफ़ है कि जी बिल्कुल ऐसे नहीं, ऐसा कानून नहीं बनना चाहिए जिसमें आप सारी स्टेट बैंक जो है वो IMF के हवाले कर दें। IMF ने ये कंडीशन रख दी है। बड़ी कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से उनको मनाया जाए कि प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस ही ले लो। अब प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस लेने के 2 इश्यूज़ हैं। एक तो मैंने बता दिया कि IMF कहती है ये तो 4 महीने के लिए होता है, कोई गारंटी नहीं है कि अगले 4 महीने फिर ये पास होगा या नहीं होगा, और ये एक 4-4 महीने और फिर 8 महीने के बाद तो आपको कानून पास करना ही पड़ेगा। उसके बाद तो आप एक्सटेंड भी नहीं कर सकते ऑर्डिनेंस। एक दफ़ा एक्सटेंड हो सकता है अंडर द लॉ, तो वो इसलिए वो एक्सेप्ट नहीं करते। मगर एक और भी इसमें इशू है। खान साहब इस वक्त बड़े परेशान हैं। उन्हें, आपको पता है कितनी मुश्किल के साथ उन्होंने वो एक जॉइंट सेशन कॉल करके और वो कानून कुछ पास करवाए थे, आपको याद होगा। और फिर ये भी यहाँ तक कि अगर इस्टेब्लिशमेंट हेल्प ना करती तो शायद वो जॉइंट सेशन भी पास में वो कानून पास ना होते। अब सूरत हाल ये है कि जब हाँ इस्टेब्लिशमेंट कह रही है कि हम न्यूट्रल हो गए हैं और वो आपने लोकल बॉडीज़ में देख लिया, तो खान साहब का फ़िक्र ये है कि मैं फिर अब कुछ करता हूँ, कानून पास करने जाता हूँ तो शायद वो पास ही ना हो। और मतलब है कि 8-10 वोट इधर उधर हो गए तो नेशनल असेंबली भी पास नहीं कर सकेगी ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस जो है उसको रेटिफाई नहीं कर सकेगी। और दूसरी बात ये है कि आपने देखा कि लोकल बॉडीज़ में जिस तरीके से शिकस्त हुई है PTI को, तो इनको तो ये फ़िक्र लगा हुआ है कि अब पता नहीं पार्लियामेंट के अंदर, बाहर तो अफवाहें ये चल रही हैं कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ रहा है, इमरान खान की छुट्टी हो रही है, नई गवर्नमेंट आ रही है। बाहर तो ये खबरें चल रही हैं और बड़ी हॉट खबरें चल रही हैं। और ये MNAs जो हैं इस वक्त PTI के, वो सारे भागे हुए हैं सारे। कोई इधर भागा हुआ है, कोई उधर भागा हुआ है, कोई इधर राब्ते कर रहा है, कोई उधर राब्ते कर रहा है कि हमारे साथ क्या होगा, हम जा रहे हैं, हम आ रहे हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इन हालात में वो तो आज जो आपने भी खबर दी है कि वो उन्होंने एक असेंबली बुलाई थी और कोरम ही पूरा नहीं हुआ। अब एक असेंबली में कोरम नहीं पूरा हो रहा है एक हुकूमत का, तो वो हुकूमत कानून कैसे पास करेगी? और फिर एक तो ये हो गई बात, और दूसरी बात ये कि इस किस्म का सख्त कानून जिसके अंदर 2 कानून है ना, एक स्टेट बैंक है और दूसरा इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक है, वो है सप्लीमेंट्री बजट। अब सप्लीमेंट देखो, वो जो स्टेट बैंक वाला है, अगर वो कानून पास नहीं होता तो कोई बात नहीं, IMF ही नाराज़ हो जाएगा ना, वो और प्रॉब्लम्स बनाएगा। मगर अगर आपका बजट पास नहीं होता, ये सप्लीमेंट्री बजट, तो ये तो कानून के मुताबिक ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है, उसके बाद गवर्नमेंट रह नहीं सकती। तो इतनी बड़ी मतलब है कानून के तौर पे अगर बजट पास नहीं होता, ये भी मिनी बजट जो है, तो फिर हुकूमत गई, फिर नो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की भी ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली एक अपनी पार्टी के अंदर से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो जाता है और उसके बाद डिज़ोल्व करनी पड़ती है हुकूमत और नए फ्रेश इलेक्शंस कॉल करने पड़ते हैं या वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना पड़ता है। तो वो तो इमरान खान साहब लेने से नहीं करेंगे कभी भी। तो इस वक्त बड़े उनके लिए बहुत सीरियस इश्यूज बने हुए हैं। एक तरफ आवाम और उस गुस्से में है और आवाम जो है वो इस किस्म के कानून जो हैं उसको तस्लीम करने से तैयार नहीं। ऊपर से अगर आप कोशिश करते हैं इस किस्म का कानून बनाना और आपके अपने MNAs जो हैं वो रिवोल्ट कर जाते हैं, वो कहते हैं हम अपनी शक्ल कैसे दिखाएंगे, आगे हमें इतनी पिटाई हो रही है, अब और महंगाई होने जा रही है, अब और टैक्स लगने जा रहा है, अब और ये मसले होने जा रहे हैं, हम नहीं पास करेंगे। और अगर वहाँ बगावत हो जाती है तो गई गवर्नमेंट गई। अब दोनों कानून, क्योंकि उनके बगैर MNAs नहीं आएंगे। तो अब बात यह है कि एस्टैब्लिशमेंट ने तो सिग्नल दे दिया कि हम न्यूट्रल हैं, तो फिर क्या होगा अगर ये कानून पास नहीं होता पहले वाला, तो IMF स्टेट बैंक वाला भी और ये मिनी बजट वाला भी, तो IMF के पैसे नहीं आएंगे, IMF के पैसे नहीं आते तो वर्ल्ड बैंक के पैसे नहीं आएंगे, वर्ल्ड बैंक के पैसे नहीं आते तो एशियन डेवलपमेंट बैंक के पैसे नहीं आएंगे, उनके पैसे नहीं आते तो सऊदी अरेबिया ने पहले से ऐलान कर बैठा है कि अगर आपका ये सारा कुछ फेल हो जाता है तो हम 72 घंटे के अंदर अंदर हम राइट रखते हैं कि अपने पैसे जो हमने आपको दिए वो हम विड्रॉ कर लेंगे। तो इतनी ख़तरनाक सिचुएशन आ गई है पाकिस्तान इस हुकूमत के सर के ऊपर कि ना इधर की रहेगी ना उधर की रहेगी। बहुत से अगर मगर अभी बाकी हैं और इससे रिलेटेड कुछ अहम सवाल, क्योंकि 12 जनवरी की डेडलाइन से पहले इस हुकूमत को कुछ करना है। हुकूमत गवर्नमेंट पार्लियामेंट को बाईपास करेगी, सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए आगे बढ़ेगी, लेकिन IMF उससे इनकारी है। तो कहाँ जाके मसले का हल निकलेगा? सेठी साहब के सामने सवाल रखेंगे, ब्रेक के बाद आते हैं वापस।
वेलकम बैक टू द शो। सेठी साहब, सिचुएशन बड़ी ट्रिकी आपने बताई। आईएमएफ इस बात पर मुस्तर है कि पार्लियामेंट से पास कराया जाए, गवर्नमेंट पार्लियामेंट से पास नहीं करवा सकी। आज भी हमने देख लिया 20 मिनट तक सिर्फ इजलास जारी रहा और उसके बाद वो मुलतवी कर दिया गया 24 दिसंबर तक। तो अगर आपने कह दिया कि मिनी बजट पास नहीं होता, गवर्नमेंट फेल हो जाएगी, तो क्या करेगी गवर्नमेंट? रास्ता क्या बचा है? कोई रास्ता नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट के पास जाके भीख मांगे और कहे कि हमें ये दोनों कानून पास करने हैं, और जैसे आपने कहा कि ये हमारे लिए नहीं है, ये रियासत के लिए है। अब सवाल ये है कि क्या रियासत के लिए, जो आपने सवाल खड़ा किया कि क्या रियासत के लिए ये अनपॉपुलर कानून जो है वो इस अनपॉपुलर गवर्नमेंट से पास करवाएगी कि नहीं। अच्छा, इसमें दो इश्यूज़ हैं। पहला इशू तो ये है कि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट ने जो सिग्नलिंग की है वो यही की है कि हम न्यूट्रल हो गए। दूसरी बात यह है कि ज़रूरी नहीं है कि इमरान खान साहब से ये कानून पास करवाए जाए, और ज़रूरी नहीं है कि इमरान खान साहब अब इस सूरत हाल में पास भी करना चाहें। लेट मी एक्सप्लेन। पहली बात तो यह है कि इमरान खान साहब सोचते होंगे कि अगर वक्त आ गया मेरे जाने का, और तो फिर मैं ये क्यों पास करूं, इससे तो मेरी और ज़्यादा अनपॉपुलर हो जाऊंगा मैं। तो बेहतर यही है कि फिर, और ये अगर मैं पास करते करते उड़ गया तो फिर तो और भी बुरा होगा। एक ये कि मैं अनपॉपुलर चीज़ करने जा रहा था, और दूसरा ये कि मैं खुद ही अपने कुल्हाड़ी मैंने अपने पाँव पे मार ली और मेरे अपने लोग ही बगावत कर गए। तो इससे बुरी तो और कोई चीज़ हो नहीं सकती ना, कि मैंने खुद ही खुदकशी कर ली। अगली एक हुकूमत आती है, उसके अंदर दो चीज़ें हो सकती हैं। एक तो ये कि हुकूमत को कहते हैं कि फ़ौरन इलेक्शन करा दे, आए असेंबली को डिज़ोल्व करे और अप्रैल मई में इलेक्शन करा दे। अप्रैल में तो रमज़ान है, चले उससे पहले हो सकता तो करा दे, नहीं तो मई में करा दे। पहले भी जुलाई में इलेक्शन हुए थे, तो कोई ऐसी बात नहीं है। और फिर जाके बजट के वक्त एक ही वक्त ये सारा काम कर लिया जाए, क्योंकि बजट आएगा एंड ऑफ मई अर्ली जून, तो उसी वक्त उससे पहले नई हुकूमत आ जाए और वो एक ऐसा बजट लेके आए जिसके साथ IMF भी वापस आ जाए, सारे आ जाएं, और नई हुकूमत जो है वो पॉपुलर हुकूमत होगी, वो संभाल लेगी सब कुछ, क्योंकि आवाम ने भी नया वोट दिया होगा उनको, उनके ख़िलाफ़ इतना बड़ा महाज नहीं बना होगा, और उनके पास आगे 5 साल होंगे तो वो उसको ठीक ठुक कर लेंगे। तो फिर देखा जाएगा। एक तो एस्टेब्लिशमेंट ये सोच सकती है, दूसरा ये सोच सकती है कि इतने मुश्किल हालात हैं, तो हम ये समझाते हैं जो नई हुकूमत आए उसको कहते हैं कि यार अभी आप डिज़ोल्व ना करें, 1.5 साल और खींच लें और ये इस किस्म के कानून जो है ये पास कर दें। मगर मैं समझता हूँ वो बड़ा मुश्किल ऑप्शन है। उसकी वजह ये है कि कौन 1.5 साल के लिए आएगा और इतने ख़तरनाक किस्म के कानून पास करेगा। जब 1.5 साल के बाद इलेक्शन आएगी वो तो उड़ जाएंगे जो भी आएंगे इस किस्म की बात करने के लिए। ये इस किस्म के ख़तरनाक किस्म के जो कानून हैं और मुश्किल हालात के लिए जो कानून बनाने हैं, ये तो वही हुकूमत कर सकती है जो बड़े मैंडेट के साथ आए और उसके बाद 5 साल हों और वो कहे ठीक है यार पहले साल कड़ा कोट करके ऐसी चलाइए तो सही ना, देखी जाएगी अभी इलेक्शन तो नज़दीक नहीं है। 3 साल मुश्किल हालात तो जितने थे इमरान खान साहब के ज़माने में, अब थोड़ा बहुत ठीक हो जाएगा 1.5 साल के बाद, फिर लोग भूल जाएंगे ये सब कुछ, और जब वक्त आएगा तो हम ठीक ठाक पैसे खर्च कर देंगे और मीशत चला देंगे। तो मेरा ख्याल है इस किस्म की सूरत हाल बनने जा रही है। इमरान खान साहब मेरा ख्याल है अब तैयारी कर रहे हैं कि मैं किसी से किसी अपने आप को बचाऊं और अपने लिए ग्राउंड ऐसी प्रिपेयर करूं कि जब मैं बाहर जाऊं तो मुझे गालियां और ना पड़े, जितनी पड़ चुकी हैं इससे ज़्यादा ना पड़े। हाँ, लेकिन वो साथ ही शौकत तरीन साहब और इक़्तिसादी टीम के साथ दोबारा मुशावरत का भी इरादा रखते हैं और वो ये कहते हैं कि हम सदारती ऑर्डिनेंस के नफाज के लिए IMF को कायल करने की कोशिश दोबारा करेंगे। सेठी साहब, फ़र्ज़ कर लेते हैं इससे पहले भी हुकूमत कई बहरानों से निकली, कई बार ये कहा गया कि इमरान खान साहब की हुकूमत जारी है, लेकिन शायद अब की बार थोड़ा मामला मुख्तलिफ है। इस पर आप प्रोग्राम में इज़हार ख्याल भी कर चुके हैं। फ़र्ज़ करते हैं सदारती ऑर्डिनेंस के ज़रिए गवर्नमेंट को टाइम मिल जाता है, तो इसकी सियासी कीमत क्या हो सकती है आपके ख्याल में? आगे गवर्नमेंट पोल्स, लोकल गवर्नमेंट पोल्स पंजाब में होंगे, उस पर क्या हो सकता है? आयशा, टाइम किससे लेना है? IMF से तो नहीं ना, टाइम तो आवाम से लेना है, टाइम तो अपोजिशन से लेना है। आप कहती हैं प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस, अरे भाई प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस IMF मान भी जाती है और आप प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस के ज़रिए ये पास कर देते हैं। आप अगर आज इस वक्त 100 में से 90 आपके ख़िलाफ़ लोग हैं तो उसके बाद आपके ख़िलाफ़ 100 हो जाएंगे, और अगर आज तैयारी पर हो रही है आपको निकालने की तो उसके बाद तो समझे तैयारी क्या, वो आप फारिग ही हो जाएंगे। तो सूरत हाल तो ये है कि आप इस वक्त दलदल में हैं और जितना आप भाग दौड़ इधर उधर करेंगे, हाथ पैर मारेंगे, उतना और आप अंदर जाएंगे दलदल के अंदर। तो प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस करें या ना करें,
इनका वक्त आ गया है। ओहो, द पार्टी इज़ ओवर सिटी साहब आपके ख्याल में। और जिस कश्ती में हिचकोलों की बात, समंदर में हिचकोलों की आप बात कर रहे थे, तो शायद उसी तरफ ये इशारा था, क्योंकि आने वाला वक्त, आने वाले दिन जो हैं वो काफ़ी पेचीदा हैं। जो कल कैबिनेट मीटिंग हुई उसमें जो हुकूमत घबरा रही थी इस तरमीमी बिल को सामने लाने के लिए, उसमें एक तो ये कि केपी में जो उन्हें नताइज मिले हैं, और दूसरा नवंबर में जो महंगाई की शरह 11% से भी ऊपर रही, उसके सबब गवर्नमेंट ने थोड़ा परहेज़ किया है कि इसे आज के इजलास में ना ही पेश किया जाए, और कल इस पर बात भी नहीं हो सकी। उज़र ये दिया गया है कि वफाकी वज़ीर कानून वहाँ मौजूद नहीं थे। लेकिन सेठी साहब, महमूद खान साहब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, उनको तलब किया गया, उन्होंने रिपोर्ट पेश कर दी इमरान खान साहब को। अगरचे इमरान अभी तक इनकारी हैं कि जो भी जहाँ जहाँ गलतियाँ हुई उसमें तहरीक इंसाफ की परफॉर्मेंस का बड़ा हाथ है। वो आज ट्वीट करते हुए क्रेडिट खुद को दे रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि केपी में जो बल्दियाती इंतखाब हुआ है वो जदीद निज़ाम का आगाज़ है। उधर जो रिपोर्ट महमूद खान साहब ने दी है उसमें जो जिम्मेदारान है उनका तयन करते हुए इन्हें शो कॉज जारी करने का फैसला किया गया है। केपी में आप उखाड़ पिछाड़ देख रहे हैं दूसरे मरहले से पहले होते हुए? नहीं, ज़्यादा नहीं। उसकी वजह यह है कि वो सब आपको पता तो लग ही गया हुआ क्या है वहाँ। लोगों ने अपने रिश्तेदारों को और अपने दोस्तों को टिकट्स दिए। यही आपको याद होगा कि पीटीआई के अंदर ये पुराना प्रॉब्लम है, सबसे ऐसी जमातों में होता है, मगर यहाँ सबसे बहुत ज़्यादा है। ये पहली दफ़ा आए हैं ना, तो पेट किसी का भरा हुआ नहीं है। सब चाहते हैं कि स्लाइस ऑफ द एक्शन। और बाकी सियासी जमातें तो बहुत दफ़ा आई हैं, गई हैं, सबकी बारियाँ हो गई हैं। इनकी सब इस वक्त सब लाइन पे लगे हुए हैं, पहले बारी मेरी, पहले बारी मेरी, इसलिए। और इनको शायद ऐसे भी लग रहा है कि इसके बाद बारी आनी कोई नहीं, इसलिए भाग दौड़ हो रही है। और इसलिए अनडिज़र्विंग कैंडिडेट्स जिनका आवाम के साथ इतना ताल्लुक़ नहीं है मगर पार्टी के अहदेदारों के साथ ताल्लुक़ है, रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, एलाइज हैं, बिजनेस पार्टनर्स हैं, उनको इन्होंने किया है, जिसकी वजह से ये सब कुछ गड़बड़ हुई है। अच्छा, मगर इसके अलावा असली गड़बड़ तो यही है ना कि कारकर्दगी कोई नहीं। पीटीआई का टिकट लेने के लिए अवामी लोग तैयार भी नहीं थे, और जो तैयार थे वो इस किस्म के मौका परस्त किस्म के लोग थे, अपॉर्चुनिस्ट थे। मगर आपको याद होगा कि जब जस्टिस वजीउल्लाह ने अभी जब बात की तो मुझे याद आया कि जस्टिस वजीउल्लाह ने ये पहले भी इल्ज़ाम पीटीआई के ऊपर लगाया था जब पार्टी के इलेक्शन हुए थे। वजीउद्दीन ने 2011 या 2012 की बात है, 12 या 13 की बात है, हाँ 12 के आखिर में, जब पीटीआई ने इलेक्शन करवाए थे इमरान खान साहब ने पार्टी के अंदर, तो वजीउद्दीन साहब ने ये कहा था कि ये तो सारे रिश्तेदार आ गए हैं और ये सब रिगिंग हुई है, और उन्होंने चैलेंज किया था ये सारा कुछ कि वो इलेक्शन हुई कोई नहीं, और नॉमिनेशन हुई हैं और जाली वोट डाल डूल के ये काम कर दिए गए, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। तो इसीलिए फिर इमरान खान साहब का उनके साथ लड़ाई झगड़ा हुआ और उनको पार्टी से निकाल दिया गया, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की हैसियत से उनको निकाल दिया गया। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि काफ़ी इश्यूज़ रहे हैं पीटीआई के। मुझे याद है कि जब मैं इनके पीटीआई के जो जियाले थे उस वक़्त के, 2013 की बात है, 11-12 की बात है, मैं उनसे कहता था कि यार आप आइडियोलॉजिकल लोग लेके आएँ ताकि अगर आप जीते भी तो आगे आप काम चला सकें। ये आप काम ना करें कि आप लोटे जो हैं उनको लेके आ रहे हैं। तो मुझे ये कहा जाता था कि ये फ़रिश्ते कहाँ से लेके आए हैं। अरे तो फिर वो आज पता चल रहा है ना कि फ़रिश्ते आप कहीं से ला नहीं सके। आइडियोलॉजिकल लोग आप एतमाद नहीं करते थे क्योंकि वो आइडियोलॉजिकल थे, उन्होंने आपसे बड़े सवाल भी पूछने थे और आपकी हरकतें जो थी ऐसी करनी भी नहीं थी। तो आप फिर फरिश्ते तो आपको मिले नहीं, आप लोटे ले आए। लोटों ने आपके साथ जो किया वो आपके सामने ही है। लोटे तो करप्शन के बेसिस के ऊपर काम करते हैं, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। अगर किसी ने 4 करोड़ रुपया लगाया तो वो 20 करोड़ बनाना चाहता है पर 5 साल के अंदर, ताकि अपनी जेब में भी कुछ हो और आगे भी अगली इलेक्शन के लिए तैयारी की जाए। तो इसलिए तो ये वो ही आज इनके गले पड़ा हुआ है। और मैं जाते जाते तारीख का भी कुछ हिस्सा बता दूं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने भी 70 की जो इलेक्शन थी वो आइडियोलॉग्स के साथ की थी, मगर 1977 में जब वो इलेक्शन करने गए तो उस वक्त तक आइडियोलॉग सबको निकाल दिया गया था और लोटे आ गए थे। और इसीलिए फिर जब वक्त आया भुट्टो साहब को बचाने का तो लोटे उनके साथ खड़े नहीं हुए। और फिर आपको पता ही है तारीख में कि भुट्टो साहब के साथ क्या हुआ। तो ये होता है जब आप लोटों के साथ काम करते हैं और अपने पार्टी लॉयलिस्ट्स और अपने पार्टी कारकुनों को इग्नोर करते हैं। यही खान साहब का यही हाल है। तो ये असल फॉल्ट लाइन है। 2015 में जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन ने अपने ट्राइब्यूनल रिपोर्ट में जो इंट्रा पार्टी के इंतखाबात के नकाइस थे जिनकी तरफ इशारा किया, केपी लोकल गवर्नमेंट पोल्स में उन्हीं का जलजला आया है। देखना यह है कि जो रिपोर्ट पेश की गई वज़ीर आला केपी की जानिब से, इमरान खान साहब उस पर क्या एक्शन लेते हैं। हम वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक टू द शो। इमरान खान की हुकूमत बहुत परेशान है, सटपटा रही है, सरगर्दा है और इस वक्त कोशिश की जा रही है कि किसी तौर पर इस बहरान से निकला जा सके जो दरपेश है, जिसका जायज़ा सेठी साहब ने अपने तबसरे में भी लिया। लेकिन हम देख रहे हैं कि बाहम शीरो शक्कर हो रहे हैं PDM के सरबराह और उधर मुस्लिम लीग नून के ताहयात कायद नवाज शरीफ साहब ट्विटर पर एक दूसरे को मुबारकबादों का सिलसिला जारी है। लेकिन पंजाब की सतह पर अब जब लोकल गवर्नमेंट की बात की जाती है, इंतखाबात की, तो इसके लिए हुकूमत टफ टाइम देने का इरादा रखती है नून लीग को, क्योंकि बकौल फवाद चौधरी साहब के नून लीग इलाकाई पार्टी है पंजाब की सतह तक, तो मेगा प्रोजेक्ट्स हुकूमत मुतारिफ करा रही है। 13 दिसंबर को वज़ीर आज़म लाहौर आए थे, तो अब उन्होंने 13 दिसंबर को ही बड़े बड़े जो प्लान्स हैं, डेवलपमेंट प्लान्स, 76 मनसूबे ऐसे हैं जिनकी मंजूरी दी गई है ताकि नून लीग को टफ टाइम दिया जा सके। दूसरी तरफ सेठी साहब, नून लीग ये कहती है कि हम हुकूमत को सरप्राइज़ देंगे, वैसा ही जैसा KP में मिला, पंजाब में क्या होने जा रहा है? KP से भी ज़्यादा बड़ा सरप्राइज़ मिलेगा PTI को, क्योंकि पंजाब में तो सबसे ज़्यादा अपोजिशन है PTI की, क्योंकि यहाँ बुज़दार साहब की हुकूमत तो बिल्कुल ही नकम्मी हुकूमत रही है और बिल्कुल मतलब है कि इस्टेब्लिशमेंट भी पहले दिन से कह रही है कि खुदा का खौफ करो, पंजाब में अंदर कोई अच्छी हुकूमत दो, क्योंकि पंजाब पाकिस्तान का दिल है और पंजाब के अंदर अगर आप हार गए तो फिर तो सारा कुछ ही उड़ जाएगा। और इस्टेब्लिशमेंट की भी सारे रैंक्स एंड फाइल जो है 70% पंजाब से आते हैं, तो पंजाब तो इज़ द ज्यूल इन द क्राउन। और पंजाब के अंदर जितनी गाली पड़ रही है PTI को, कहीं और इतनी नहीं पड़ रही। तो इसलिए अब क्या बुज़दार साहब की हुकूमत कुछ कर भी पाएगी कि नहीं, ये सिर्फ ये फट्टे जाके लगाएगी, खान साहब आएंगे और फट्टे लग जाएंगे। कोई ब्यूरोक्रेट कोई फाइल पे साइन करने के तैयार नहीं, एक प्रोजेक्ट भी इसमें से नहीं आगे बढ़ेगा, ना उसके लिए पैसे हैं ना ये आगे बढ़ेगा। ये सिर्फ ड्रामा है ताकि लोगों को बताया जाए कि हम ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। अरे भाई, अगर आपने कुछ करना था तो 3 साल पहले करते, अब कुछ नज़र भी आता, कुछ भी नहीं किया। और अब सूरत हाल ये है कि नैब के खौफ से, और इतनी करप्शन है बुज़दार साहब की हुकूमत के अंदर जिसकी मेरा ख्याल है आज तक कुछ कंपैरिजन नहीं है। और ये बाय द वे ये मेरी ये व्यू नहीं है, ये इस्टेब्लिशमेंट के अंदर से लोग कह रहे हैं कि ये पंजाब का जो हाल है, और ये पुराना प्रॉब्लम चल रहा है। ये इमरान खान साहब यहाँ अच्छा बंदा लगाना नहीं चाहते थे कि ये ना हो कि उसकी कारकर्दगी खान साहब से भी बेहतर हो, तो फिर ये मसला ना बन जाए, वो प्राइम मिनिस्टर का ना सोचना शुरू कर दे। तो इसलिए कोई ब्यूरोक्रेट काम करने के लिए तैयार नहीं है और हर रोज़ तब्दीलियाँ हो रही हैं। तो इस सिचुएशन के अंदर आपका ख्याल है ये प्रोजेक्ट अनाउंस करने के साथ, फट्टे लगाने के साथ आवाम बेवकूफ़ है कि ये समझ जाएंगे बड़ा कुछ होने जा रहा है? नो वे। तो ये सारे, मैं आपको बताऊं अंदर के हालात क्या हैं। अंदर के हालात ये हैं कि सारे हेडलेस चिकन की तरह मुर्गियां के सर जब काट देना तो ऐसे ऐसे करके फटकत आती हैं, उस तरीके के साथ इनके MPs जो है ना भाग दौड़ कर रहे हैं। और हर बंदा दूसरे को पूछ रहा है उनकी होएगा, वो साढ़ा की होएगा, वो फलाने का टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सब ने लाइन लगाई हुई है और ये हालात है वहाँ के। तो वहाँ तो मैं क्या आपको बताऊँ, वहाँ अगर इलेक्शन हो गए तो उड़ जाएंगे ये। और मगर मैं आपको बताऊँ, इन्होंने इलेक्शन कोशिश करना है कि ना ही हो। तो ये पहले भी इमरान खान साहब ये कहते रहे हैं कि जी हमने बड़ा तीर मारा है, यही है ना, अभी हाल ही में उनकी ट्वीट शीट आई है कि हमने बड़ा तीर मारा है, हमने ये इलेक्शन करा दिए, ये कह दिया, वो कर दिया। यार लोकल बॉडी इलेक्शन तो जो सबसे अच्छे लोकल बॉडी इलेक्शन होते थे, वो और बात है कि सियासी तौर पे उनके मकासद ठीक नहीं थे, मगर फेयर फ्री एंड फेयर जो, और वो नॉन पार्टी इलेक्शन कराते थे मिलिट्री रूलर्स। मगर इन्होंने भी कोशिश यही की कि नॉन पार्टी हो, मगर कैसे हो सकता है जमहूरियत के अंदर नॉन पार्टी, ये कोई मिलिट्री हुकूमत तो नहीं है। तो इन्होंने कोशिश तो पूरी की, मगर वो तो फिर अदालतों ने कह दिया कि नो, नहीं तो इनका बस बनता तो ये तो नॉन पार्टी इलेक्शन कराते। तो ये कैसे कह सकते हैं कि हमने दुनिया के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड दिए, हर जगह पे पार्टी इलेक्शंस होते हैं, लोकल भी और दूसरे भी, प्रोविंशियल भी और रियासत के लेवल पे भी और फेडरल लेवल पे भी। तो ये सारा झूठ है, सरासर झूठ बोलते हैं ये। और इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो यही है कि ये रिगिंग के बगैर और डिस्टॉर्टेड किस्म के कानून साजी के बगैर ये ना आए, उसके बगैर ये आ नहीं सकते थे, और अगर आ गए हैं रह नहीं सकते। और अब वो वक्त आ गया है कि घड़ी जो है ना उसने टिक 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 करनी शुरू कर दी इनके खिलाफ। लेकिन जो टिक टिक PDM कर रही थी और मार्च का ऐलान कर दिया था, आपके ख्याल में अब तो कॉन्फिडेंस PDM का 7वें आसमान पर होगा, उन्हें मार्च के बजाय ये लोकल गवर्नमेंट पोल्स के जरिए प्रेशर बढ़ाना चाहिए? आपको लगता है कि वो अपनी हिकमत अमली तब्दील कर लेंगे इसके बाद? नहीं, देखिए ना, अब लोकल बॉडी तो पहले आपको याद है कि इन्होंने कहा था कि मार्च में हम करेंगे लॉन्ग मार्च, याद है ना आपको? पिछली दफ़ा जब इन्होंने कहा था तो मैंने आपसे तबसरे में ये कहा था कि ये मार्च इसलिए कि उससे पहले इनका ख्याल है कि उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, और अगर ज़रूरत पड़ गई तो उससे पहले इनको बड़े कड़वी कड़वी चीज़ें करनी पड़ेंगी, तो हमारे हाथ और भी मजबूत हो जाएंगे। तो वही हो रहा है।
अगर अभी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा तो सूरत हाल यह है कि अवाम तो इनके खिलाफ दिन ब दिन और बढ़ती जा रही है, और अब और जो इस किस्म के ये फैसले करते जा रहे हैं वो आपने नताइज देख ही लिए लोकल बॉडीज़ में। तो इसके बाद तो कैसे ये सर्वाइव करेंगे? मेरा तो ख्याल है लॉन्ग मार्च की ज़रूरत ही नहीं पड़नी। अगर लॉन्ग मार्च की ज़रूरत पड़ गई तो फिर तो आप समझिएगा कि काफ़ी हालात ख़राब ही होंगे, तो जिसमें ये करना पड़ेगा। उससे पहले ही मेरा ख्याल है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ जाएगा या खान साहब खुद डिसॉल्व कर देंगे असेंबली को। बिल्कुल ठीक, काउंट डाउन का वैसे ही आपने बता दिया है कि कैसे होगा। और अगर हम आज के दिन के एक और अहम डेवलपमेंट की बात करें सेठी साहब, तो वो आज़म स्वाति साहब की पेशी है। दोनों की माफ़ी कबूल कर ली गई है, फवाद चौधरी साहब और आज़म स्वाति की, इलेक्शन कमीशन के बारे में जो उन्होंने बातें की थी। लेकिन इसके साथ हम देख रहे हैं जो इलेक्शन कमीशन के पास केसेस हैं फर्दर, क्या वहाँ भी ठंडी हवाएं चलेंगी या फैसले उनके जल्दी हो जाएंगे? फैसल वावडा साहब का तो 12 नवंबर को हुक्म आया था कि 60 दिन के अंदर फैसला करना है। आयशा, आपने बड़ा सेंसिटिव सवाल पूछ लिया। पहली बात तो ये है कि ये स्वाति साहब और फैसल और फवाद जो है ये पहुँच गए इलेक्शन कमीशन के बाद। बार बड़ी बढ़के मार रहे थे, बड़े दिलेर हो रहे थे, शेर हो रहे थे, वहाँ जाके खड़े हो गए आगे जाके और माफ़िया मांग रहे हैं। तो यही होता है जब अगर वो एक मिनट के लिए भी इनको कन्विक्ट कर देते ना, सज़ा दे देते, तो ये उड़ गए थे। एक सज़ा हो जाती ना इनको 30 सेकंड्स की भी, वाइल दे वर स्टैंडिंग, कि आपको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की हम सज़ा मारते हैं, तो ये उड़ गए थे। तो इसलिए माफिया तो मांगनी पड़ती है। ये सोचते नहीं हैं कि इनका ख्याल था ये पुराने इलेक्शन कमिश्नर है और ये पुरानी इलेक्शन कमीशन है जिसको हम धमकियां दे दे के और इस्टेब्लिशमेंट के ज़ोर के ऊपर हमने इलेक्शन कमीशन को भी अपने हक में कर लिया था। मगर जैसे इस्टेब्लिशमेंट पीछे हटी है, आपने देखा इलेक्शन कमीशन भी जो है ना वो खड़ी हो गई अपने पाँव पे। आपने अब सवाल अपना अगला किया कि आगे 2-3 केसेस बड़े इंपॉर्टेंट आ रहे हैं। एक तो फैसल वावडा साहब की डिस्क्वालिफिकेशन का केस आ रहा है और दूसरा फॉरेन फंडिंग केस आ रहा है। मैं आज आपको बता रहा हूँ, मेरी पेशन गोई ये है कि फैसल वावडा साहब की छुट्टी हो जाएगी और फॉरेन फंडिंग केस का भी फैसला इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ आएगा। ये वक्त आ गया है, अभी बहुत से फैसले आने वाले हैं और बहुत से एक एक करके खान साहब के ख़िलाफ़ फैसले आने शुरू हो जाएंगे। जब हवा बदलती है तो फिर हवा बदलती है। नहीं, हवा बदलती है तो फिर इन दोनों को भी कुछ ना कुछ सज़ा तो मिलनी चाहिए थी ना सेठी साहब। इससे तो ये तासुर आया कि जो हुकूमत और इलेक्शन कमीशन के दरमियान ये गुज़श्ता दिनों में थी वो कम हो रही है हीट। अब नहीं, अब देखिए ना, इलेक्शन कमीशन ने भी तो सोचा होगा कि इस वक्त हम बहुत बड़ी बात करने जा रहे हैं, उससे पहले ये तलखी छोटी छोटी बातों के ऊपर तलखी करना क्या है। बुला तो लिया हमने, माफिया तो उन्होंने मांग ली हैं, इनकी घटने तो हमने टिकवा दिए, तो ठीक है, दैट्स गुड इनफ। तो क्योंकि जब बड़े फैसले करने जाएं तो ये छोटे छोटे रोड़े जो है ना वो पानी के अंदर नहीं फेंकते, फिर तो पूरा बोल्डर ही फेंकते हैं ताकि ख़त्म हो बात। सेठी साहब, आपने बता दिया किसके लिए कितने दिनों की गिनती बाकी है। जी जी, मैं कह रहा था आप कन्विंस नहीं हुई इस बात से। नहीं सेठी साहब, आई एम कन्विंस्ड, लेकिन ऐसे लग रहा था कि जैसे इलेक्शन कमीशन ने नरमी बरती है तो शायद जो बाकी मामलात इतने अरसे से लटक रहे हैं वो मजीद लटक जाएं। लेकिन आपने बता दिया कि किसका कितना वक्त बाकी है, कितने दिन किसके लिए बाकी हैं। फैसल वावडा साहब के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को ऑर्डर कर रखा है कि 60 दिनों के अंदर अंदर फैसला सुनाएं। वो फैसला मुमकिन तौर पर क्या हो सकता है, उसमें फैसल वावडा साहब का केस कितना मजबूत है, सेठी साहब ने बता दिया। टेलीविजन स्क्रीन पर आपके सामने नंबर है। वक्त की कमी के सबब आपके सवालात अगर हम नहीं शामिल कर सकते फिर भी हम उन्हें अपने प्रोग्राम्स का हिस्सा बनाते रहेंगे। आप सवाल भेजते रहिए, हम तक फीडबैक पहुंचाते रहिए। अगले प्रोग्राम तक के लिए आपसे चाहेंगे इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।